our heritage means our heritage is our link to the past. हमारी हेरिटेज वो चीज़ें होती हैं जो हमें पास्ट से लिंक करती हैं, पास्ट से जोड़ती हैं, दैट इज़ हेरिटेज। इसमें सबसे पहले है राघव एंड हिज फ्रेंड वेंट फॉर ए क्लास एक्सकर्शन टू जयपुर टू सी सम फेमस हिस्टोरिकल मोनूमेंट। राघव अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास के साथ एक क्लास टूर पे गया। कहाँ पर? जयपुर, जहाँ पर उन्होंने कुछ फेमस हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स देखे। एज दे वेंट इनसाइड ए फोर्ट राघव सो गैरिफिटेड ऑन द वॉल्स। जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत जो वॉल्स हैं उन पे कुछ कुछ हो रहा है, मतलब वो एकदम साफ नहीं थी वो वॉल्स। एज दे ही वॉज वेरी अपसेट टू सी द ब्यूटिफुल वॉल्स मेड डर्टी। वो जो ग्रेफिटी होती है, जैसे काई जम जाती है, कालापन आ जाता है, इस तरह की देखिए वॉल्स हो रही थी। तो वो देखकर बहुत अपसेट हुआ कि उनकी जो ब्यूटीफुल वॉल्स हैं मोनूमेंट की, वो कैसे डर्टी हो गई हैं। He also found one of his classmates scratching a wall and writing on it. उसने देखा कि उसका एक क्लासमेट है जो कि वॉल पे स्क्रैच कर रहा है, लाइनें खींच रहा है और उस पे कुछ लिख रहा है। What do you think राघव should do? आपको क्या लगता है कि राघव को क्या करना चाहिए? राघव को उसको मना करना चाहिए कि आप अपनी हेरिटेज को, अपने मोनूमेंट्स को डैमेज कर रहे हो, उनको हार्म पहुंचा रहे हो, आप इस तरह का काम मत करो, क्योंकि ये हमारे और हमारे पास्ट के बीच की एक लिंक है, एक ब्रिज है जो हम एक दूसरे से जोड़ रही हैं। हमें इनको बिल्कुल अच्छे से संभाल के रखना चाहिए, इनका देखभाल करनी चाहिए, इनको डैमेज नहीं करना चाहिए। अब देखिए, आवर हेरिटेज इज आवर लिंक टू द पास्ट। हमारी जो हेरिटेज है वो लिंक है पास्ट के साथ। द ग्रेट हेरिटेज ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स इट्स रिच कल्चर एंड ग्लोरियस पास्ट। जो यहाँ की रिच हेरिटेज है इंडिया की, जो यहाँ की हेरिटेज है वो इंडिया की ग्लोरियस पास्ट, यानी कि इसका पास्ट इंडिया का कितना भव्य रहा है, कितना आलीशान इसका पास्ट रहा है, यहाँ का कल्चर कितना रिच है, कितनी चीज़ें हैं यहाँ पर, कितनी वैरायटी है, ये सब दिखाता है हमारे हेरिटेज, हमारे मोनूमेंट। इट कनेक्ट्स अस टू सर्टेन सोशल वैल्यूज, बिलीव्स, रिलीजन्स एंड कस्टम्स। ये जो हेरिटेज है वो हमें कनेक्ट करती है कुछ सोशल वैल्यूज के साथ और हमारी बिलीव्स के साथ, जो पुराने समय से मान्यताएं चली आ रही हैं, विश्वास चले आ रहे हैं, उनके साथ हमें कनेक्ट करता है। हमें अपने रिलीजन के साथ, हम अगर किसी टेम्पल में जाते हैं तो हमें वहाँ पर जाकर पता चलता है कि हमारे पुराने समय में किस तरह से वहाँ पर पूजा की जाती थी। हमें अपने रिलीजन से जुड़ने का मौका मिलता है, अपने कस्टम्स को, अपने रीति रिवाजों को जानने का मौका मिलता है। किसके द्वारा? इस हेरिटेज के द्वारा। हेरिटेज इनकॉर्पोरेट्स इन्यूमरेबल एसेट्स। हमें ये जो हेरिटेज है वो जोड़ता है बहुत सारी चीज़ों के द्वारा, बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा जोड़ता है। दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बिल्डिंग, फोर्ट, प्लेसेज एसेट्रा। ये जो हेरिटेज हैं वो बहुत सारी बिल्डिंग्स के रूप में प्रेजेंट हैं, फोर्ट्स किलों के रूप में प्रेजेंट हैं, प्लेसेस महलों के रूप में प्रेजेंट हैं। These structures provide us with valuable information about the time they were built in. ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं, ये बिल्डिंग्स हैं, ये हमें
बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हैं कि वो किस टाइम में बिल्ट हुए थे, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में ये इंफॉर्मेशन देती है कि किस समय वो बिल्ट हुए थे, किस राजा का शासन उस समय चल रहा था, कौन सा धर्म उस समय हाईएस्ट पॉइंट पे था, वो सब हमें इन मॉन्यूमेंट्स को देख के पता चलता है। इट इज़ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड रेस्पेक्ट what is important and pass it to the future generations। और ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सब इंडियंस की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करें, पहचानें, उनकी रेस्पेक्ट करें और जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, इम्पोर्टेंट बातें हैं, उनको अपनी फ्यूचर जनरेशन तक पास ऑन करें, उन तक पहुँचाएं। तो 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट किया जाता है 18 अप्रैल को। ये एक जीके का क्वेश्चन भी है। नाउ सम ऑफ दीज हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। कुछ मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में डिक्लेयर किए गए हैं बाय यूनेस्को। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करती है इन बिल्डिंग्स को प्रिजर्व करने में और इनको सुरक्षित रखने के लिए। ये यूनेस्को जो होता है ये बहुत सारा मनी लगाकर, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाकर, बहुत सारे लोगों का स्टाफ लगाकर ऐसी जो हेरिटेज साइट्स होती हैं उनको सुरक्षा देता है, उनके ऊपर स्टाफ लगाता है जिससे कि आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनको हार्म ना पहुंचा सके, डैमेज ना कर सके, उस सब के लिए वो वर्क करता है। हेरिटेज बिल्डिंग्स आर ए ग्रेट ट्रीट टू द टूरिस्ट who come and visit the country। हेरिटेज बिल्डिंग्स जो होती हैं वो एक ऐसा केंद्र होती है, एक आकर्षण का ऐसा केंद्र होती हैं जो कि टूरिस्ट के लिए एक ग्रेट सोर्स होती हैं कि वो उस कंट्री के बारे में जान सके, उसके बारे में समझ सके। Utilizing and revitalizing our heritage places provide employment opportunity by generating income through tourism। ये जो हेरिटेज प्लेस है वो बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यूनेस्को जो है वो ऐसी बिल्डिंग्स को प्रिजर्व करने का काम करता है, सुरक्षित रखने का काम करता है। उसके लिए वो स्टाफ लगाता है जो इन सबको, बिल्डिंग्स की चीज़ों को, बिल्डिंग के गार्डन को, उसकी सारी गेट वगैरह के पास गेट कीपर लगाकर इनकी देखभाल करता है। इनका केयर टेकर्स के रूप में रखा जाता है वहाँ पे। तो जो केयर टेकर होते हैं वो एक तरह से उनको एम्प्लॉयमेंट मिल गया। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। अब उनको वहाँ से सैलरी मिलेगी जिससे कि उनका घर उस सैलरी से आराम से चल पाएगा। और जो टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर किसके लिए? घूमने के लिए, तो उनसे इनकम भी होती है। तो ये जो हमारी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं ये लोगों को प्रोवाइड कराती हैं एम्प्लॉयमेंट एंड इट इज़ द सोर्स ऑफ इनकम आल्सो। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स इन इंडिया। हमारी इंडिया में बहुत सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं शोइंग द डिस्टिंक्ट influence of Hindu, Islamic, European, Persian and Buddhist architecture। ये जो बिल्डिंग्स हैं इसमें अलग अलग तरह की चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। कहीं पर तो हमको हिंदू संप्रदाय, हिंदू रिलीजन का फोकस दिखाई देता है, कहीं पर इस्लामिक दिखाई देता है, कहीं पे यूरोपियन, कहीं पे पर्शियन, कहीं पे बुद्ध आर्किटेक्चर हमको दिखाई देता है। जैसे कि ताजमहल है, ताजमहल में आप जाएंगे तो यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो इस्लामिक है, मुस्लिम है। और इसकी जगह आप चले जाइए अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में तो वहाँ का जो आर्किटेक्चर है
वो आपको सिखिज्म दिखाएगा। उसके बाद आप चले जाइए किसी फेमस टेम्पल में, जैसे हमारे अलवर का पांडुपोल के टेम्पल में ही चले जाइए, तो वो आपको क्या दिखाएगा, वहाँ पर आपको हिंदू कल्चर दिखाई देगा। इसी तरह से आप अगर बुद्ध के किसी मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर दिखाई देगा, जैसे कि आपका वो है दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर, तो उसमें आपको बुद्ध वाला आर्किटेक्चर दिखाई देगा। इस तरह से आपको अलग अलग जगह अलग अलग तरह का आर्किटेक्चर दिखाई देता है। जैसे आप किसी चर्च में जाएंगे तो वहाँ आपको यूरोपियन आर्किटेक्चर दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। अब हम कुछ बिल्डिंग्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले है आपका ताजमहल। ताजमहल hold a place of pride in India, being chosen in the 7 wonders of the world। जो ताजमहल है आपका, ये एक ऐसा प्लेस है जो हमारे इंडिया के लिए एक प्राइड का विषय है, प्राउड का विषय है, गर्व का विषय है। बिकॉज इट इज चूजन इन 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो हमारे संसार के 7 आश्चर्य है ना, उसमें से एक है हमारा ताजमहल। दिस पिनेकल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर वाज बिल्ट बाय द मुगल एम्परर शाहजहां। ये जो ताजमहल है, ये मुगल एम्परर द्वारा बनाया गया था, शाहजहां द्वारा। और इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1628 से लेके 1658 तक, यानी कि 30 इयर्स में ये पूरा बनकर तैयार हुआ था। ये जो शाहजहां है, दिस इज ग्रैंड सन ऑफ अकबर द ग्रेट। अकबर जो एक महान राजा हुए हैं, उनका ग्रैंड सन है शाहजहां। शाहजहां बिल्ट इट इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलवड वाइफ मुमताज महल। तो मुमताज महल की याद में इन्होंने ये बनाया था, जो इनकी एक रानी हुआ करती थी। उनकी डेथ के बाद ये ताजमहल उनकी याद के रूप में बनाया गया था। द वाइट मार्बल ताजमहल reflect a number of architectural styles including Persian, Islamic, Turkish and Indian। ये जो ताजमहल है ये बिल्कुल प्योर वाइट मार्बल का बना हुआ है। अब थोड़ा सा पॉल्यूशन की वजह से ये येलोइश लगने लग गया है, लेकिन ये वाइट मार्बल का बना हुआ ताजमहल है। इसके अंदर बहुत सारे आर्किटेक्चर रिफ्लेक्ट होते हैं, दिखाई देते हैं। मेन तो इसमें इस्लामिक है, मेन जो है वो इस्लामिक है। इसके अलावा इसमें पर्शियन आर्किटेक्चर भी दिखाई देता है, तुर्किश भी दिखाई देता है और इंडियन भी दिखाई देता है। इसमें 4 तरह के आर्किटेक्चर का मिक्सचर है। द विग्निटी ऑफ द ताजमहल आल्सो encompasses gardens, flowers, beds and liner reflecting pools। इसकी जो सुंदरता है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसकी जो खूबसूरत गार्डन है जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स उगे हुए हैं उनके द्वारा, और जो पूल्स हैं, पूल्स यानी कि इस तरह के जो वाटर के पूल्स हैं, ये बड़े बड़े जो गार्डन्स हैं, इनके द्वारा इसकी जो ब्यूटी है और ज़्यादा निखर के सामने आती है। 20,000 worker worked for 20 years to give shape to the emperor's dream। ये जो ताजमहल है इसको बनाने के लिए 20 साल तक 20,000 जो वर्कर थे उन्होंने इसमें काम किया था। The complex was finally completed in 1653 at cost of 32 million। ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये जो ताजमहल है, ये बन के तैयार हुआ 1653 में,
और इसकी कॉस्ट उस समय इसकी कॉस्ट आई थी 32 मिलियंस। अब आप समझिए इस समय इसकी कॉस्ट कितनी होगी, कई गुना महंगाई बढ़ चुकी है, तो इसकी कॉस्ट आज हम लगाएं तो इससे कई थाउजेंड आगे चली। ठीक है, ये आपका ताजमहल है, बहुत अच्छी जगह है, कभी मौका लगे तो आप देख के आइएगा इसको। अब इसमें एक चीज और दिखाई है आपको, मथुरा की जो रिफाइनरी है उससे केमिकल्स रिलीज होते हैं, केमिकल गैसेज रिलीज होती हैं, जिसमें सल्फर मेन है। और जब ये सल्फर जो है वो रेन के साथ मिक्स हो जाती है तो एसिड रेन बनती है। और ये जो एसिड रेन है वो ताजमहल के कोरोजन, यानी कि ताजमहल का जो ये वाइट मार्बल है इसका येलोइश होना, इसके गलने का कारण बन रहा है। क्योंकि जो हमारी मथुरा रिफाइनरी है उससे बहुत हार्मफुल गैसेज, जिसमें मेन सल्फर गैस है, वो रिलीज हो रही है। और ये सल्फर गैस जो है ये हमारी एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर के साथ मिलकर एसिड रेन बनाती है, और एसिड रेन जो है वो इस मार्बल को कोरोज कर रही है, काट रही है, पीला कर रही है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था ताजमहल पीला पड़ने लग गया है, वो इस मथुरा रिफाइनरी की वजह से है। नाउ दिस इज हवा महल, बहुत सुंदर बिल्डिंग है एंड दिस इज सिचुएटेड इन आवर कैपिटल जयपुर, पिंक सिटी जयपुर। ये हमारे जयपुर के अंदर है, बहुत सुंदर बिल्डिंग है, मेन मार्केट में बिल्डिंग है, कभी जाइएगा तो देखिएगा इसको। ये हवा महल है। ये हवा महल इसलिए है कि जो पूरी आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना, इस बिल्डिंग में बहुत सारी विंडोज हैं, बहुत सारे गेट और विंडोज हैं जिससे रेगुलर हवा पास होती है। इसमें आपको फैन, एसी, कूलर किसी चीज़ की भी जरूरत नहीं है। आप समर्स में जब 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है तब इसमें जाएंगे ना, तब भी आपको यहाँ पर ठंडा महसूस होगा, गर्म महसूस नहीं होगा। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड हवा महल, क्योंकि हवा इसमें आती रहती है। हवा महल, प्लेस ऑफ द विंड्स, इसको कहते हैं हवा का महल। स्टैंड अपराइट एट द एंट्रेंस ऑफ जयपुर, जयपुर के एंट्रेंस पे खड़ा हुआ है ये। एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन द सिटी, इट इज एन एपिटोम, ये भी एक बहुत बड़ा हमारा हेरिटेज है और ये एक लैंडमार्क है इस जयपुर जैसी सिटी का, जो कि हमारी कैपिटल है, उसका ये क्या है, लैंडमार्क है। ये एक बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसी सुंदर हेरिटेज का। इट इज़ एन एपिटोम ऑफ द राजपूताना आर्किटेक्चर, ये एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है राजपूताना राजस्थानी आर्किटेक्चर का। द स्प्लेंडेड 5 स्टोरीज मोनूमेंट इज ए ब्लेंड ऑफ ब्यूटी एंड स्प्लेंडर मच क्लोजर टू राजस्थान कल्चर। इसके अंदर 5 फ्लोर्स हैं, 1 2 3 4 5, ये देखिए यहाँ से शुरू है 1 2 3 4 5, इसमें 5 फ्लोर्स हैं और 5 फ्लोर्स में आपको 5 स्टोरीज में ये जो मॉन्यूमेंट बनाया हुआ है इसमें आपको दिखाई देगा सारा राजस्थान कल्चर। इसमें राजपूताना आर्किटेक्चर है और राजपूताना कल्चर आपको, राजस्थानी कल्चर आपको दिखाई देगा। इट वॉज बिल्ट बाय महाराजा सवाई प्रताप सिंह, ये जो जयपुर के महाराजा हुए हैं सवाई प्रताप सिंह, उनके द्वारा बनाया था 1779 में। द पिरामिड शेप ऑफ दिस बिल्डिंग हैज 953 स्मॉल झरोकाज। ये जो बिल्डिंग है ये आपकी बनाई थी महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1779 में। ये पिरामिड शेप की बिल्डिंग है, पिरामिड जो चारों तरफ से एक जैसी दिखाई देती है, इस तरह की शेप की बिल्डिंग है। इसमें 953
झरोका यानी कि छोटी छोटी खिड़कियां हैं, छोटे छोटे विंडोज हैं, which were used by the royal women of the family to see outside the place without being seen by anyone। ये जो झरोका या विंडो हैं, ये रॉयल फैमिलीज की जो वुमेन्स होती थी वो आउटसाइड को, बाहर की चीज़ों को देखने के लिए यूज़ करती थी। ये जो हमारे पुराने ज़माने में लेडीज जो होती थी वो घर में रहा करती थी, पर्दे में रहा करती थी घूंघट पहन के। अब जब वो बाहर की चीज़ों को देखना चाहेंगी या तो वो मार्केट में जाएं, मार्केट में रॉयल फैमिलीज़ की लेडीज़ को जाना बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं हुआ करता था, तो वो इन झरोकास पे बैठकर बाहर की चीज़ों को देखा करती थी और बाहर के जो लोग होते थे वो उनको नहीं देख पाते थे। फैमिली टू सी आउटसाइड द प्लेस विदाउट बीइंग सीन बाय एनीवन, और कोई उनको नहीं देख पाता था।